हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था लीनियर मोशन यानी रैखिक गति और रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। कुछ मैंने आपको टर्म आपको सिखाई थी कि भाई लीनियर मोशन में एस को लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो रोटेशनल के अंदर थीटा बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसी को। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मोशन के अंदर, उसी को आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई थी और आपको मैंने टॉर्क भी सिखाया था कि टॉर्क क्या होता है, यानी बलाघूर्ण, और टॉर्क किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। और टॉर्क के न्यूमेरिकल भी बताए थे आपके एनडीए एयरफोर्स नेवी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई होप तुमने वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो यूट्यूब बार में सर्च करें साइंस फॉर यानी रोटेशनल मोशन 01 साइंस फॉर डिफेंस, और जो प्रीवियस लेक्चर गया है वो 03 था, रोटेशनल मोशन 03 साइंस फॉर डिफेंस, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है आपका रोटेशनल मोशन का पार्ट 4 है और मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 32 होगा। आज का हम अपना लेक्चर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको कराऊंगा वो आपका होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है कि ऐसा कोई साल नहीं गया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स साल में 2 बार पेपर होता है एयरफोर्स का, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क का पूछ लिया, सर्कुलर रिंग का पूछ लिया, कौन का पूछ लिया। ज्यादातर डिस्क के उसने बहुत सारे सवाल पूछे, कई साल रिपीट किया है क्वेश्चन कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा लेवल भी अच्छा लेके चलूंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। एयरफोर्स में तो बस डिस्क का, कौन का और सर्कुलर रिंग का और इस तरीके से पूछ लेता है, ठीक है। मैं आपको नेवी डबल के लेवल से यहाँ प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो थोड़ा लेवल हम बढ़ा के चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल आपके दिमाग में मैं डाल के रहूंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, बस आप पूरे लेक्चर के साथ बने रहिए, ठीक है। तो देखो MOI यानी शॉर्ट में इसको हम बोल देते हैं MOI, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज MOI, ठीक है। प्यार से मैं इसको MOI बोलता हूं और हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। और इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दर्शाते हैं? I से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास, 2 चीजों के लिए आपको मैंने बताया था, कंटिन्यूअस मास बॉडी और डिस्क्रीट मास बॉडी, यानी लगातार मास डिस्ट्रीब्यूट रहेगा उसके लिए बताया था, और अलग अलग मास बिखेरा हुआ होगा उसके लिए भी आपको मैंने सेंटर ऑफ मास बताया था। ठीक वैसे ही MOI को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आपका होगा फॉर कंटिन्यूअस मास बॉडी, फॉर कंटिन्यूअस मास बॉडी, लगातार मास किसी बॉडी पर बिखेरा हुआ होगा। दूसरा होगा फॉर डिस्क्रीट मास बॉडी, फॉर डिस्क्रीट मास बॉडी, ठीक है, डिस्क्रीट मास बॉडी, यानी एक बॉडी मास यहां है, एक मास यहां है, एक यहां है, एक यहां है। अब बताओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आज आपकी शुरुआत करने जा रहा हूं वो है फॉर डिस्क्रीट मास बॉडी, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखो, इंपोर्टेंस तो ये भी रखता है, लेकिन पहले इसको देखो फिर उसको देखते हैं ना। तो सबसे पहले MOI पढ़ते हैं, किसके लिए? फॉर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मास बॉडी। देखो, ये मेरे पास यहां एक एक्सिस है, ये एक्सिस है, अक्ष है। इस एक्सिस का मैं नाम दे देता हूं X और X डैश। ये अक्ष है, ये एक्सिस है, ठीक है। इस तरीके से समझो एक्सिस है, और इससे मैंने एक धागा बांध दिया, यानी इस तरीके से मैंने इससे कुछ बांध दिया, यानी M मास की एक बॉडी बांध दी, इससे M मास की मैंने इससे एक बॉडी बांध दी, और यहां से इसकी जो दूरी है वो कितनी है? R है। तो पहला पॉइंट जो नोट करने वाला पॉइंट है कि ये हमेशा जो दूरी है R, वो हमेशा एक्सिस के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा
उसमें ये हमेशा यही बात याद रखनी है जो हम गलती करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। तो हमेशा पहली बात, ये आर यानी जो आर है वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस के, अक्ष के। एक्सिस क्या है, एक्स एक्स डैश, इसके क्या होगा, लंबवत। ध्यान रखना पहली बात, ये हमेशा आर इस एक्सिस के कैसा लेना होगा आपको, लंबवत। ऐसा क्यों है आप देखो, समझो भी मैं आपको बताने वाला हूं, पहले समझो आप कि अब ये एम मास इससे बंधा हुआ है, ठीक है, और ये इस तरीके से घूम रहा है, यानी ये एक्सिस है और इसे एम मास बंधा हुआ है, जो इस तरीके से देखो, इस तरीके से इसके इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात, इस तरीके से घूम रहा है, ये एक्सिस है और इसके चारों तरफ ये घूम रहा है, ठीक है, यानी इस तरीके से। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, वो होगा एम आर स्क्वायर। क्या होगा, एम आर स्क्वायर। क्या होगा, एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलाउंग, इस एक्सिस के अलाउंग, यानी एक्सिस एक्स एक्स डैश, एम आर स्क्वायर। एक बात आप मेरी जान लो सबसे पहले, जो रोल मास लीनियर मोशन में प्ले करता है, यानी रैखिक गति में जो द्रव्यमान रोल प्ले करता है, वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में रोल प्ले करता है। समझ लो मेरी बात, आपको मैं बातें पढ़ा चुका हूं कल की वीडियो के अंदर, ठीक है। यानी जो रोल प्ले मास द्रव्यमान आपका लीनियर मोशन के अंदर करता है, वही रोल प्ले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है, जान लेना आप। अब देखो मैं आपसे ऐसा बोल रहा था कि आर हमेशा क्या होगा, इस एक्सिस के क्या होगा, लंबवत। इस बात का मतलब क्या है, अगर आप एक्सिस को चेंज कर दो, ऐसे की जगह ऐसे ले लो एक्सिस को, तो एक्सिस चेंज करोगे तो आर भी आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप चेंज हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड है, आर पर डिपेंड है, और इसका मतलब ये एक्सिस पर भी डिपेंड है। इसलिए आर हमेशा कैसी लेंगे आप एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये, दूसरी बात, ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। अदिश राशि है तो इसकी यूनिट क्या है भाई, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, तो देखो मास की किलोग्राम और आर की मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, बीमीय सूत्र, मास का m और मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, या यूं दे रखा होगा आपको किताबों के अंदर एम एल स्क्वायर T0, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। अब देखो कल मैंने आपको रोटेशनल मोशन के लेक्चर नंबर यानी पार्ट नंबर 3 के अंदर 03 के अंदर कुछ चीजें आपको मैंने बताई थी, एक बार वो बता दूं आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था लीनियर मोशन के अंदर, लीनियर के अंदर, और एक आपको समझाया था मैंने रोटेशनल यानी घूर्णन के अंदर। मैंने आपको लीनियर के अंदर जो एस रोल प्ले करता है वही थीटा रोटेशनल के अंदर रोल प्ले करता है, वी जो रोल प्ले लीनियर के अंदर करता है वही रोटेशन के अंदर क्या करता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जो यहां पर एसलेशन रोल प्ले करता है वही अल्फा करता है। मैंने आपको बताया था ये एसलेशन कौन सा होगा, टेंजेंशियल एसलेशन यानी स्पर्शीय त्वरण, ठीक है। दूसरा, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो ध्यान से इसको देखें, आप समझें, यूट्यूब के सर्च बार में जाएं सबसे पहले और वहां सर्च करें रोटेशनल मोशन 03 साइंस प्रो डिफेंस, ये जरूरी है। क्यों, देखो आपको मैं आगे बताता हूं कि एसलेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब बॉडी पर क्या लगाओगे, फोर्स, भाई जब बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, एसलेशन, यानी इस बॉडी पर मैंने क्या लगाया होगा, फोर्स, तो फोर्स लगाया होगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, एसलेशन। इस पर मैं फोर्स ऐसे नहीं लगा रहा हूं, आप मेरी बात समझो, इस पर फोर्स मैं यूं लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में, भाई इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तभी तो यूं करके रोटेट करेगा, ठीक है। तो फोर्स लगाने से क्या जनरेट होता है, एसलरेशन, ठीक है। तो जो फोर्स लीनियर के अंदर रोल प्ले करता है वही यहां टॉर्क भी रोल प्ले करता है, यानी बल आघूर्ण, ठीक है। अगर आपको टॉर्क सीखना है, टॉर्क क्या होता है, किन किन बातों पर टॉर्क डिपेंड करता है, टॉर्क के न्यूमेरिकल, तो आप जाएं सर्च बार में सर्च कर लें रोटेशनल मोशन 03 साइंस फॉर डिफेंस। आपको ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझाई, एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है।
अब एक चीज और देख लो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता लग गया mr² होता है, ये आया कैसे, ये चीज भी एक बार जानना जरूरी है। अपने एग्जाम में तो नहीं आता है लेकिन फिर भी नेसेसरी है। ठीक है, देखो हमें पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। भाई इस पर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एम ए। अब एक काम करो, आप दोनों तरफ आर का मल्टीप्लाई कर दो, आर का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था अल्फा के फॉर्म में मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन का ए बराबर आर अल्फा, यही तो बताया था। तो यहां एक्सेलरेशन की जगह पुट कर दो एम आर अल्फा और ये आर, ये आ गया एफ आर। अब हमें पता था टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, आर परपेंडिकुलर दिस फोर्स। ठीक है, अब आप देखो ये आ जाएगा टॉर्क बराबर एम, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अल्फा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। यानी जो रोल लीनियर मोशन के अंदर फोर्स प्ले करता है वही टॉर्क किसके अंदर, रोटेशन के अंदर प्ले करता है। तो दोनों को मैं बराबर कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं। तो समझो आप, तो फोर्स तो हो गया टॉर्क के बराबर। अब जो एक्सेलरेशन है लीनियर मोशन के अंदर वही अल्फा रोल प्ले करता है किसमें, रोटेशन के अंदर। तो वो मास, ये वाला जो मास है वो किसके बराबर आ जाएगा, एम आर स्क्वायर के। इसी को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं एम आर स्क्वायर को, आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क बराबर क्या आ गया, आई अल्फा। आपको समझ में आ गया होगा, जो रोल प्ले मास करता है लीनियर मोशन के अंदर वही आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल के अंदर भी करता है। तो ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो अगर आपके एक से ज्यादा मास एक्सिस से बंधे हुए हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये एक्सिस है, ठीक है, नाम दे दो इसको एक्स और एक्स डैश। एक r1 डिस्टेंस पर यहां m मास बंधा हुआ है, परपेंडिकुलर होगा हमेशा एक्सिस के। एक ये बंधा हुआ r2 डिस्टेंस पर m मास, एक ये बंधा हुआ m मास r3 डिस्टेंस पर। इस तरीके से मासेस बंधे हुए हैं। ठीक है, और एक किस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, समझ रहे हैं ना आप, ये एक्सिस है। ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से देखो। ठीक, तो हमसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा रहा है, तो निकाल दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस एक्स एक्स डैश। क्या हो जाएगा, इसका एम आर वन का स्क्वायर प्लस इसका एम आर टू का स्क्वायर प्लस इसका एम आर थ्री का स्क्वायर। अगर आप 3 से भी ज्यादा होते मास तो इसको n टाइम्स आप ऐड कर देते इसी तरीके से, यानी एम आर फोर का स्क्वायर प्लस एम आर फाइव का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया। ठीक, इसको अच्छे से नोट करो। अब नंबर आ गया क्वेश्चन का। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इनको नोट करो, फिर आपको न्यूमेरिकल सेक्शन कराता हूं। पहले मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहला न्यूमेरिकल, उसको सीखेंगे आप। उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करने के बाद पहले क्वेश्चन को करें और वीडियो को तब तक पॉज रखें जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, तो पहले सीखें। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल। इस तरीके से एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, इनके कॉर्नर पर एक मास m, यहां भी मास m और यहां भी मास m और यहां भी मास m रखा हुआ है इसके कॉर्नर पर। ठीक है, ये आपको साइड दे रखी है a, ठीक है, और ये साइड आपको दे रखी है v। ठीक, और इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है इस तरीके से। इसका नाम दे दो आप x और x डैश।
यानी ये अपनी एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, इस तरीके से, अपनी एक्सिस के अलोंग इस तरीके से घूम रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये एक्सिस है और इस एक्सिस सेंटर ऑफ मास से इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, ये ठीक है। अब हमसे बोल रहा है फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जो कि कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, इस रेक्टेंगल, ये क्या है आपका? रेक्टेंगल, क्या है? रेक्टेंगल। तो मैं ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है आपका ma², दूसरा ऑप्शन है 2ma², तीसरा ऑप्शन है mb², और चौथा ऑप्शन है 2mb², ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। कितने मासेस हैं? 4, ठीक है। आपको डिस्टेंस हमेशा कौन सी लेनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो इस मास के लिए यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, इस मास के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, इस मास के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, और इस मास के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। अगर ये पूरा a है तो ये क्या हो जाएगा? a/2, ये भी क्या हो जाएगा? a/2, ये भी क्या हो जाएगा? a/2, और ये भी क्या हो जाएगा? a/2। आप समझ रहे हैं? अब निकाल दो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालोगे? I x x डैश, यानी इस एक्सिस के अलोंग, इसका ma/2 का स्क्वायर प्लस ma/2 का स्क्वायर, ऐसे ही सेम ma/2 का स्क्वायर, सेम इसका ऐसे ही ma/2 का स्क्वायर। सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता था? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि 4 इंटू ma/2 का स्क्वायर, ऐसे भी मैं इस बात को लिख सकता था, ठीक है। तो अब देखो ये आ जाएगा 4 इंटू ma²/, 4 से 4 गया, क्या आ गया? ma²। बहुत आसान सवाल। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आ गया? ma²। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? इसको नोट करो। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको खुद करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके। जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ लेना, किसी प्लेटफॉर्म से कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस जरूर करें। देखो क्वेश्चन सेकंड, हमारे पास यहां एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये मानो m मास, ठीक है, और इसके कॉर्नर पर मासेस रखे हैं 3, m m m, और इसकी जो साइड है वो क्या है? l, क्या है? l। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड l, ठीक। और यहां जो एक्सिस दे रखी है वो इस मास के अलोंग है, यहां से इसके कॉर्नर से पास हो रही है ये एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस इस कॉर्नर से पास हो रही है, नाम दे दो इसका x और x डैश, ठीक। हमसे बोल रहा है फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त आघूर्ण आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 3/4 ml², ऑप्शन बी 4/3 ml², ऑप्शन सी 4/5 ml², ऑप्शन डी 5/4 ml²। ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। तो करो वीडियो को पॉज और सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो सॉल्यूशन, 3 मासेस है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास की वजह से, इस मास की वजह से, इस मास की वजह से हमें कैलकुलेट करना है। अब आप देखो इस मास की क्या डिस्टेंस है इस वाले मास की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये वाले मास की तो इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0। और इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। अब इसके लिए क्या हो जाएगी? बहुत बार मिस्टेक करते हैं, बहुत बार लोग मिस्टेक करते हैं, वो ये r यानी ये l डिस्टेंस ले लेंगे। क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा
m मास की जो डिस्टेंस है, जो हमें डिस्टेंस लेनी है, वो एक्सिस की कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो आपको करना क्या है, आपको ये डिस्टेंस नहीं लेनी, तो आपको इस मास से एक्सिस से इस लाइन को ज्वाइन कर दो, ये आपके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आ गई। अब अगर ये L है तो ये कितना होगा, देखो इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 60। अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, तो ये जिसके साथ एंगल होता है ये कितना हो जाता है, L cos 60, ये वाला क्या हो जाएगा L cos 60, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा पूरा L/2, यानी ये वाली साइड कितनी निकल के आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। अब निकाल दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अलोंग एक्सिस x डैश, इसके लिए कितना हो जाएगा mr², और r कितना है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस इसके लिए कितना हो जाएगा m, और डिस्टेंस कितनी है L², प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा m L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो आप, ये 0 हो गया, ये आ गया आपका mn² प्लस ml²/4, ये आ जाएगा 4 और ये 5 ml²/4, ठीक है। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आसान है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको नोट करो, फिर आप उस क्वेश्चन को करो। कॉन्सेप्ट है तो फिजिक्स आसान है, कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर नहीं, फिर तो बहुत टिपिकल चीज। तो कॉन्सेप्ट से पढ़ो। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी मेरे पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये देखो एक m मास, ये इसके कॉर्नर पर m मास और इसके कॉर्नर पर m मास, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, इसकी साइड तो L है, ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसकी साइड L है, ये L है, ये L है। लेकिन इस बार क्या है, हम एक्सेस अब ये नहीं मान रहे हैं, अब हम एक्सेस ये वाली मान रहे हैं, इसकी साइड को ही हमने एक्सेस मान लिया, ये वाली एक्सेस है, यानी इसको x और x डैश बोल दो, ये वाली ये एक्सेस है। अब ये इसके अलोंग घूम रही है, ये एक्सेस है, समझो एक बार, ये यूं करके, मेरी बात समझ रहे हैं ना, यूं करके इस तरीके से घूमेगी, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। तो हमसे निकलवा रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अलोंग, x और x डैश, इसके थ्रू, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अलोंग x डैश, अलोंग x डैश, ठीक है। इसके लिए जो ऑप्शन दे रखा है वो सबसे पहले ऑप्शन है ऑप्शन ए 2/3 ml², ऑप्शन बी 3/2 ml², ऑप्शन सी 3/4 ml², और ऑप्शन डी 4/3 ml²। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो करो वीडियो को पॉज करके भाई, ठीक है। देखो अब करना क्या है, हमारे पास 3 मासेस हैं। अब आप एक काम करो, इस मास के लिए डिस्टेंस क्या है 0, इस मास के लिए डिस्टेंस क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से 0, सॉरी इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, इस मास के लिए 0, इस मास के लिए 0। कहानी यहां के अटक जाती है। अब हमें करना क्या है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ना तो ये परपेंडिकुलर ना ये परपेंडिकुलर। तो हमें करना क्या होगा, यहां से इसके लिए एक लाइन ज्वाइन करनी होगी, यानी परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये इसके क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है। इसको बोल रहे हैं हम ये परपेंडिकुलर, ठीक, डाल दिया परपेंडिकुलर, क्योंकि ना तो ये परपेंडिकुलर ना ये परपेंडिकुलर, तो हमने क्या डाला, इसके एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आप देखो, ये 60 का इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ये 60 का है, और ये कितने का है 90 का, तो ये कितने का है 30 का। भाई ये पूरा 60 का तो बचा 30 का, तो 60 और 30 90 90 90 180, तो ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। अब हमें क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस। तो आप लगा दो यहां से sin 60,
तो कैसे निकालोगे ये वाली, साइन 60 निकाल दोगे तो परपेंडिकुलर ये वाली अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है, एल। तो इसको कोई नाम दे दो आप, जैसे मैं इसको नाम दे दूं ओ और एम, मतलब इसको ओ और ए नाम देते हैं ना, ओ ए। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन एल। तो ओ ए क्या निकल के आ जाएगा, एल साइन 60। यानी ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो साइड है, वो कितनी निकल के आ गई, एल साइन 60 निकल के आ गई। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल √3/2 निकल के आ गई है। अब निकाल दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकाल दो एक्स एक्सिस के अलोंग, ये 0, इससे 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, एम एल √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर 3/4, एम एल स्क्वायर 3/4। तो आ गया आपका आंसर 3/4 एम एल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इनको अच्छे से नोट करो। अब इसके बाद मुझे आपको, ये तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डिस्क्रीट मास बॉडी के लिए। ठीक है, इनको अच्छे से नोट करो। फिर इसके बाद जो आपको मैं कराऊंगा कंटिन्यूअस मास बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नोट करो। अब देखो, अब शुरुआत करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास बॉडी। ठीक है, तो MOI फॉर कंटिन्यूअस मास बॉडी। ठीक है, अभी मैंने डिस्क्रीट में क्या कराया था आपको, मैंने बताया था कि ट्रायंगल का सवाल कराया आपको, एक मास एरा, एक मास एरा, एक मास एरा। रेक्टेंगल में एक मास एरा, एक एरा, एक एरा, अलग अलग थे। तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना बताया था मैंने, I बराबर m/r1 का स्क्वायर प्लस m2r2, या मासेस सेम थे, m/r2 का स्क्वायर प्लस m/r3 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से n टाइम्स तक चलता जाएगा, यानी मासेस सबके क्या थे, सेम। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, देखो एक रिजिड बॉडी लो, इस तरीके से एक बॉडी है। ठीक है, ये रही, और इसके एक एंड से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पास करा दो, ये सॉरी एक्सिस, इसके एंड से एक्सिस पास करा दो, ये एक्सिस है। अच्छा, अरे इसको नाम दे दो x और x डैश। अब इसमें क्या होगा, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे मास है, इनफाइनाइट मासेस हैं। अब मैं पार्टिकुलर मास नहीं दे रखा भैया, एक मास एरा, एक मास एरा, एक मास एरा, निकाल दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आराम से निकाल दे। लेकिन अब हमें कंटिन्यूअस मास इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो ऐसे केस में हमें करना क्या है, हमें एक छोटा सा मास अज्यूम करना है, छोटा सा मास, जिसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ डीएम। छोटे मास को क्या बोलते हैं, डीएम। ठीक है, तो यहां से उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे आप, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, R1। ऐसे बहुत सारे मास होंगे, एक ये होगा, ये भी एक छोटा मास डीएम, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R2 एक्सिस से। ऐसे करके एक मास ये होगा, यहाँ छोटा छोटा सा मास D3, उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R3। इस तरीके से बहुत सारे मास इसमें होंगे। ठीक है, अब आप देखो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे। अब इस छोटे से मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आप देखो हमारे पास वहां मास हुआ करता था एक बड़ा मास m/r1 का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, छोटा सा मास है, डिस्टेंस r1 स्क्वायर। तो इस छोटे से मास के लिए छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज di, इसको बोल रहा हूं 1। ठीक है, दूसरा अगले dm मास के लिए क्या हो जाएगा, dm इंटू r2 का स्क्वायर, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, di, ऐसे बोल दो di, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di। अगले के लिए क्या हो जाएगा, r3 वाले के लिए dm r3 का स्क्वायर, इसके लिए क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज di। इस तरीके से ये n टाइम्स चलेगा, यानी dm तो बहुत है, n टाइम्स तक है। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा, इनफाइनाइट है इस पर मासेस। तो ऐसे केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे आप,
तो देखो हमें करना क्या होता है ऐसे केस में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे देखो डी को जोड़ दो आप, इनफाइनाइट टाइम्स तक आपको जोड़ना होगा, डी आई प्लस डी आई ऐसे चलेगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से सॉल्व कर दो, लगा दो इंटीग्रेशन, हो गया सॉल्व। बराबर ऐसे इसको इनफाइनाइट टाइम्स तक जोड़ते जाओ, डीएम आर1 का स्क्वायर प्लस डीएम आर2 का स्क्वायर प्लस डीएम आर3 का स्क्वायर प्लस डीएम आर4 का स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन लगा दो, डीएम आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी का क्या इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। यानी सिंपल सा केस, ये आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया फॉर कंटिन्यूअस मास बॉडी के लिए, है ना। तो डीएम आर स्क्वायर, और ये था आपका डिस्क्रीट मास बॉडी के लिए। ठीक है, अब इसको नोट करो। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। देखो एक फॉर्मूला तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ताकि फील आए, चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, जरूरी है। और उसके बाद कुछ फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखाऊंगा, वो रिजल्ट आप याद रखना। डायरेक्ट एयरफोर्स ने सवाल पूछे उनसे, और वो आपको याद ही रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में आप डिराइव करके तो नहीं एक्सप्रेशन निकालोगे, इतना तो पेपर ही निकल जाएगा एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको एक मैं ड्राइव करके दिखाता हूं फॉर्मूला, और उसके बाद आपको उनके रिजल्ट लिखाऊंगा, वो चीज आपको याद होनी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब देखो, अब सबसे पहले मैं आपको कराता हूं, एक आपको रॉड दे रखी है ना, ये रॉड है, थोड़ा इसको बड़ी बनाते हैं ना, एक रॉड है, और रॉड पता है कैसी है, थिन रॉड है। अब रॉड थिन का मतलब वन डायमेंशन है। रॉड दो तरीके की होती है, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन। ये वन डायमेंशन रॉड है, मतलब इसकी ब्रेथ नहीं है ना, थिन है। तो मैं बोलूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, थिन रॉड बोल दो या वन डायमेंशन रॉड बोल दो। ठीक है, निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, निकालना है कब, जब कोई एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। कहां से पास हो रही हो, एक्सिस सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। नाम दे दो सेंटर ऑफ मास का, एक्स एक्स डैश नाम दे दिया मैंने। ठीक है, तो अब हमसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवा रहा है थिन रॉड के लिए। ठीक है, तो देखो इस पर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस केस में हमें करना क्या होगा, बहुत सारा मास होगा, तुम्हें छोटी छोटी स्ट्रिप काटनी होगी। देखो छोटी सी स्ट्रिप काटो, इसे क्या बोलूंगा मैं, डीएम मास, और एक छोटी सी डिस्टेंस दैट इज डीएक्स। और देखो यहां से इसके सेंटर ऑफ मास यानी इसकी एक्सिस से, सॉरी इसकी एक्सिस से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x1। क्लियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको जूम करनी होगी। दूसरा ये, और इस तरीके से छोटी छोटी आप स्ट्रिप काट सकते हो, दैट इज डीएम, और ये छोटी डिस्टेंस dx। तो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2। इस तरीके से और भी आप स्ट्रिप काट सकते हो, इस तरीके से छोटी छोटी स्ट्रिप, दैट इज dm, छोटा सा मास dm, और छोटी डिस्टेंस दैट इज dx, और यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी इस एक्सिस से, x3। सेम केस इस लेफ्ट साइड में भी होगा। ठीक है, यानी यहां भी dm, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी dx छोटी। इस तरीके से इनफाइनाइट स्ट्रिप्स कटेंगी, छोटे छोटे मास की, छोटी छोटी डिस्टेंस की। अब ऐसे केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे भाई, अभी आप समझो, मैंने आपको भी क्या बताया था इसके लिए फॉर्मूला के, I बराबर dm r स्क्वायर, अभी बताया था कंटिन्यूअस मास के लिए। लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम, x, तो r की जगह क्या आ जाएगा, ये dm x स्क्वायर, ये आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन और लेकिन जो बात समझने लायक है वो क्या है, आप देखो इसके सेंटर ऑफ मास से भाई, ये भाई इसकी लेंथ कितनी है l, इस पूरी रॉड की लेंथ कितनी है l, और इसका मास क्या है m। ठीक है, l लेंथ और मास m है। अब देखो इसके सेंटर ऑफ मास से इधर का हिस्सा, इधर की लेंथ क्या हो जाएगी l/2 प्लस का l/2, और ये क्या हो जाएगा माइनस का l/2। ठीक है, यानी जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इधर होगा उतना ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इधर होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये, जितने dm इधर होंगे उतनी dm इधर होंगे, छोटे छोटे मासेस इधर होंगे, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा।
तो हम यहाँ जो लिमिट लगाएंगे, या तो हम लिमिट ऐसे लगा सकते हैं कि भाई देखो हम 0 से कितना l/2, कितना 0 से l/2 प्लस का l/2 और dmx², या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, या ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहे तो किताब का ये रूप है, किताब में ऐसे दे रखा होता है इसको, i बराबर लिमिट इंटीग्रेशन dmx², लिमिट या ऐसे लगा दो, यहां से लेके यहां तक लगा दो, सॉरी 1 मिनट, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई भी तो करोगे, दोबारा समझो, ये है, ठीक है, तो 0 से लेके l/2 तक जाओगे आप, तो 1 के लिए निकाला है आपने, सेम जितना हिस्सा इधर है, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो इसलिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 के लिए, ठीक, कितने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 के लिए, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे निकाल दो, यहां से और यहां तक ले लो आप लिमिट -l/2 यहां तक, और ये l/2, यानी -l/2 से प्लस l/2, तो आप ले लो लिमिट, ऐसे भी निकाल दो, यानी दोनों इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, और बुक्स के अंदर जो दे रखा होता है वो ये दे रखा है, इसलिए हम इसी चीज को लेके चलेंगे, आप इसको भी करें तो भी एक ही चीज है, ठीक है। अब देखो आप, अब दूसरी बात क्या है, यहां x² और यहां dm, क्या हम इस इंटीग्रेशन को कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है भाई, ऐसे तो होगा, ये x होता तो यहां x होना था, dx x², सेम एलिमेंट होना था, तो ये dm है, ये x² है, तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, तो देखो कैसे होगा, 1 डायमेंशन के केस में हमने एक चीज पढ़ी है, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास को द्रव्यमान और लेंथ को लंबाई, द्रव्यमान प्रति लंबाई, यानी इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। 1 डायमेंशन के केस में यही पढ़ते हैं हम, लीनियर मास डेंसिटी, यानी रैखिक द्रव्यमान घनत्व, ठीक है, 1 डायमेंशन के केस में यही आता है, ठीक है। अब देखो इस बात को समझो आप, या मैं तुमसे ऐसे बोलूं यहां कि भाई 1 मीटर लेंथ के लिए, यानी 1 मीटर लेंथ के लिए, 1 मीटर लेंथ के लिए कितना मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 मीटर लेंथ के लिए, 1 मीटर लेंथ के लिए कितना मास, लैम्डा मास, कितना मास, लैम्डा मास, मेरी बात आप समझ रहे हैं, 1 मीटर के लिए कितना मास, लैम्डा मास। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2 मीटर के लिए मास कितना हो जाएगा, 2 मीटर के लिए 2 लैम्डा, कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा भैया मास। मैं आपसे बोलूं भाई 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 3 मीटर के लिए कितना मास हो जाएगा, 3 लैम्डा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 3 लैम्डा हो जाएगा मास। मैं आपसे बोलूं भैया 4 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 4 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा मास, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, 4 लैम्डा मास। सेम dx के लिए, यानी dx मीटर के लिए कितना मास हो जाएगा, dx मीटर के लिए कितना मास हो जाएगा, dx के लिए हो जाएगा लैम्डा dx मास, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। dx लेंथ के लिए कितना मास हो जाएगा, dx लेंथ के लिए कितना मास हो जाएगा, dx इंटू लैम्डा, यानी लैम्डा dx मास, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। यानी आपके पास एक छोटी सी स्ट्रिप है, ये छोटी सी स्ट्रिप है, मैंने इसको जूम कर दिया, एक छोटी सी स्ट्रिप है, इसका मास क्या था dm और डिस्टेंस क्या है इसकी, छोटी सी dx, तो dm यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा इंटू dx ही तो हो जाएगा, dm क्या निकल के आ जाएगा, इसके लिए कितना निकल के आ जाएगा dm, लैम्डा इंटू dx, मेरी बात आप समझ रहे हैं, dm कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। अब आपको करना क्या है, इस dm की जगह क्या पुट कर दो, लैम्डा dx, तो देखो लैम्डा dx, तो इसको लिख लो लैम्डा x² इंटू dx, और लिमिट लगा दो -l/2 से प्लस l/2, और लैम्डा को कहां रख लो आप, बाहर, कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा, x² dx -l/2 से प्लस l/2। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या जाएगा, ये लैम्डा x² का इंटीग्रेशन x³ 3 को बाहर कर लो, लिमिट लगा दो -l/2 से प्लस l/2, ठीक है। अब देखो आप एक काम करो, लैम्डा का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, m/l मास पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा की जगह पुट कर दो यहां मास पर यूनिट लेंथ, तो ये आ जाएगा 3l, तो अब सॉल्व कर दो इसको, x की जगह l/2, तो ये क्या हो जाएगा 339 सॉरी 2 का क्यूब का होता है 8, और ये माइनस 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 प्लस, तो क्या हो जाएगा l/8, l³ सॉरी, ये l³ प्लस l³। अब देखो आप इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा m/3l इंटू 2l³ 8 हो जाएगा। अब देखो आप
2 4 जा 8 और 4 3 जा 12, एक एल से एल गया तो क्या बचा एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया अलोंग एक्सिस, वो क्या निकल के आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12। तो वन डायमेंशन रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये मेथड है, आपको एक मेथड आना चाहिए, कि स्ट्रेटजी आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन पर कमांड करना आना चाहिए। तो अब मैं बाकी न कराऊं बेशक, तो आप चीजें समझ के खुद समझ कर सकते हो, ठीक है। तो अब बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है, तो इसको नोट करो फिर आपको बताऊं। अपने एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट ही आता है। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको अभी कराया था कि एक रॉड थी, वन डायमेंशन रॉड थी, ठीक है, और उस रॉड के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही थी और इसकी लेंथ क्या थी एल, क्या लेंथ थी एल। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको भी बताया था एम एल स्क्वायर बाई 12, पहली बात। दूसरा, अगर आपके पास यही रॉड है सेम, लेकिन सॉरी इसकी जो लेंथ है वो एल है, लेकिन अब एक्सिस इसके किसी एक एंड से पास हो रही है। यहां तो किससे पास हो रही थी, इसके सेंटर ऑफ मास से, ध्यान रखना, लेकिन अब किसी एक एंड से पास हो रही है। मैं बोलूं यहां से पास हो रही है या यहां से, किसी एक एंड से पास हो रही है, एक छोर से पास हो रही है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आपका एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम वन एंड, याद रखना किसी एक छोर से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ओ आई फ्रॉम वन एंड, किसी एक छोर से, वन एंड ऑफ थिन रॉड, ठीक है, दो चीज। तीसरी बात आप देखो, किसी सर्कुलर रिंग के लिए, किसके लिए, सर्कुलर रिंग यानी वृत्ताकार वलय या वृत्ताकार छल्ला, है ना, वृत्ताकार वलय, रिंग के लिए क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रिंग है और इसकी जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, या तो ऐसे सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसको एक्स टेस्ट बोल दो या ऐसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए बस, ठीक है। अब देखो, अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आर, ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आपका एम आर स्क्वायर, ठीक है। आप ये फिगर ऐसे नहीं बनाए, अगर आप ऐसे इसको एक्सिस को ऐसे नहीं बना रहे हो तो आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से इस एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पास कहां से होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आर, ठीक। फोर्थ, डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क यानी सॉलिड डिस्क, तो ठोस डिस्क, तो देखो ये डिस्क है, ठोस डिस्क है, इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है एक्स, और एक्स टेस्ट नाम दे देता हूं, ये डिस्टेंस यहां से आर है, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा व्हाट एम आर स्क्वायर बाई 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है थिन रॉड से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12, एक एंड से पास हो रही है तो एम एल स्क्वायर बाई 3, अगर सर्कुलर रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो एम आर स्क्वायर, और डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब एक और चीज देख लो,
पांचवा, वो क्या है, आपके पास हॉलो डिस्क है ना, हॉलो खोखली डिस्क, हॉलो डिस्क, ठीक है, खोखली डिस्क है, खोखली डिस्क, ठीक है, ये डिस्क है इस तरीके से, अंदर से वो खोखली है, ठीक है, ये खोखला सेक्शन है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, नाम दे दो उसको एक्स एक्स डैश। तो ये यहां से r1 डिस्टेंस, और ये मान लेता हूं बाहर के लिए कितनी है r2, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, इसका होगा m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ये सेंटर ऑफ मास होगा। यहां एक केस और देख लो, मैं आपको याद करने के तरीके भी बताने वाला हूं, कैसे आप इन सबको याद रखोगे। तो नोट करके एक चीज देखो आप, अगर यदि इफ अगर ये r1 0 हो जाए एंड r2 r हो जाए, ये r1 कितना हो जाए 0। अब देखो सोचो ध्यान से, अगर R1 0 हो जाए तो R2 R हो जाए तो किसकी तरह काम करेगी, डिस्क की तरह। फील आ रही है ना, अगर ये R1 0 हो जाए, ये पूरा 0 हो जाए और R2 क्या हो जाए R, देखो आप फॉर्मूला लगा के देखो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आ जाएगा, m/2, ये 0 हो जाएगा प्लस r स्क्वायर, तो m/r², तो किसकी तरह काम करेगा, डिस्क की तरह काम करेगा। और फिगर से भी समझ में आ रहा है, अगर ये 0 हो गया तो किसकी तरह काम करेगा, डिस्क की तरह काम करेगा। लेकिन अगर पहला केस, दूसरा अगर केस मैं आपसे बताऊं कि इफ अगर ये R1 और R2 को R मान लो, इनको बराबर डिस्टेंस मान लो R1 R2 को, तो किसकी तरह काम करेगा, तो देखो अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल को देखो आप, तो क्या आ जाएगा r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2r का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, तो क्या आ जाएगा mr², तो किसकी तरह काम करेगा, रिंग की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, रिंग की तरह, ठीक है। अब याद करने के क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले देखो आप इसको याद रखना ml²/12, इसको ml²/3। इसके अलावा देखो आप जितनी भी रिंग है उनका mr² होता है, और जितनी भी ठोस चीजें होती हैं ठोस, उनका आधा होता है हमेशा। अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है, तो हमेशा इसका आधा कर दो, mr²/2। अब इसको देखो आप हॉलो का, अब इसमें हॉलो है, खाली है, तो इसका भी आधा होगा, तो इसका आधा होगा। अंदर कितनी एक्सिस है, अंदर कितनी रेडियस है, 2, एक r1 एक r2, तो यह हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ये आप नोट करो। इसके बाद और आपको मैं बताने वाला हूं, कितनी होंगी 5। अब देखो छठवां, दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल। ये इसकी लेंथ L है, ठीक है, और इसकी ब्रेथ B है। अब इसकी जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। देखो अगर आपकी एक्सिस ऐसे पास हो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है रेक्टेंगल में। और अगर आपकी सेंटर ऑफ मास से वाई एक्सिस में ऐसे पास हो, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो मैं आपको पहले एक्स एक्सिस के लिए बताता हूं, इस तरीके से इसको चीरती जाइए। तो देखो किधर, एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा ये mb²/12, बिल्कुल डिक्टो। आपको रॉड वाला लॉजिक याद रखना है, वहां लेंथ L हुआ करती तो ml²/12, यहां क्या है इसकी विड्थ क्या है v, तो mb²/12। अब सेम आप बताओ कि y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, अगर आपकी एक्सिस y एक्सिस से पास हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा y एक्सिस में। अब L को काटती जा रही है तो ml²/12, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सातवां, हॉलो सिलेंडर, यानी हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन, खोखला बेलन, ठीक है। देखो ये सिलेंडर है, खाली है, खोखला। अगर इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है, ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है एक्स डैश और एक्स, और ये डिस्टेंस क्या है r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I बराबर mr²। क्या होगा, I बराबर mr²। अगर मैं बात करूं सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो मैंने भी आपको क्या बताया था, सॉलिड के केस में क्या कर दो, आधा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
एम आर स्क्वायर बाई 2। तो 8वां देखो क्या है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर यानी ठोस बेलन, ठोस बेलन। ठीक है, तो देखो ये सिलेंडर है, कैसा है ये, ठोस, इस तरीके से ठोस है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से आपकी एक्सिस पास हो रही है इस तरीके से, तो एक्स डैश, ये एक्स, ये डिस्टेंस आर, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। तीसरा केस आप देखो, 9वां केस देखो आप, ये आपका सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, ये सिलेंडर है। ठीक है, या इसको यहां देखो आप, नौवां केस, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, और इसके अंदर एक और सिलेंडर है इस तरीके से। ठीक, अब देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये है, इसके सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रही है, ये एक्स यानी एक्स डैश। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। यहां से छोटे वाले सिलेंडर के लिए डिस्टेंस r1 है और बड़े वाले के लिए क्या है, r2। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज कराई थी, सेम लॉजिक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां लगा दो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, m/2। ठीक है, m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने वहां केस भी आपको पढ़ाए थे कि अगर r1 0 कर दो तो r2 को r कर दो, तो किसकी तरह काम करेगा, ठोस बेलन की तरह काम करेगा। ठीक है, या अगर इन दोनों को r1 और r2 को बराबर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ये किसकी तरह काम करेगा, फिर हॉलो सिलेंडर की तरह काम करेगा। सेम केस है। ठीक है, अब एक आखिरी केस और आपका बचा है। ठीक है, ट्रायंगल का केस है, इनको आप तब तक नोट करो। करने को तो अभी बहुत सारे केस हैं, इसमें आपकी बुक के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं, बहुत है, इससे अलग नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो लास्ट, आपके पास एक ट्रायंगल है, इसे बोलते हैं लेमिना ट्रायंगल, यानी 2D है। देखो ये कैसा ट्रायंगल, लेमिना, दैट इज 2D। और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अगर इसकी एक्सिस, अगर एक्सिस इसके बेस से पास हो रही हो। कहां से पास हो रही हो, बेस से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से बताना है, फ्रॉम बेस से, इसके बेस से। ठीक है, ये बेस, ये पूरा क्या दे रखा है, बेस b, और ये हाइट क्या दे रखी है, h। तो इसको नाम दे दो x और x डैश, ये आपकी एक्सिस है जो बेस से पास हो रही है। अब हमें बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। देखो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mh²/6। क्या होगा, mh²/6। ठीक है, तो ये आपके लिए सफिशिएंट थे, इनसे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, सफिशिएंट है, लिमिटेड है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आई होप तुमने मेरी रोटेशनल मोशन की वीडियो सारी देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो यूट्यूब बार में जाओ, सर्च करो रोटेशनल मोशन 01 साइंस फॉर डिफेंस, 02 साइंस फॉर डिफेंस, 03 साइंस फॉर डिफेंस, और ये 4 आप देख ही रहे हैं, 04 साइंस फॉर डिफेंस। ठीक है, तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से कवर अप करो। ऐसे टाइम में आपको देखो, पढ़ाई करने के लिए भी एक वजह होती है, अगर वो वजह हमारे पास है ना तो हमारा पढ़ाई से कभी मन नहीं हटेगा, एक ऑटोमेटिक एक एनर्जी डेवलप होती है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए, एक वजह बनाइए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।